सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, चलिए तो वॉइस और सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। हेलो सर, 17th डे ऑफ कंसिस्टेंसी, बहुत सही। ठीक है, तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 17 रहने वाला है और जीके पी वाई की सीरीज़ पार्ट 5 का। तो स्टार्ट करें फिर। और जो कल आप लोगों को ब्रेक मिला था उसमें आप लोगों ने रिवीजन किया कि नहीं किया? क्यों? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कल का टाइम रिवीजन के लिए यूटिलाइज़ किया, और कितने लोग हैं जिन्होंने कल का टाइम जो है बुल्ला बगैती करने में यूटिलाइज़ किया? कितने लोग हैं यहाँ पे? हैं? स्टार्ट करते हैं फिर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन द सतलज एंड विच रिवर इज़ नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। तो हिमालयाज के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सब कुछ, कि कितनी माउंटेन रेंजेस से बना हुआ है हिमालयाज, उनके क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं हमने, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि ग्रेट हिमालय में हमें इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ के बारे में पढ़ा जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है। देन रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ में हमने कुछ कश्मीर हिमालय के बारे में पढ़ा कि कश्मीर हिमालय आपके ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में है। यहाँ पर आपको ज़ैफ़रॉन की कल्टीवेशन देखने को मिलती है, ठीक है, और वो किस में होती है? वो करेवा में होती है। देन हमने ये पढ़ा कि भाई जो उत्तराखंड के हिमालयाज़ हैं वहाँ पर आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। उन ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं जल्दी से बताएंगे, और वहाँ पर कौन सी ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब रिसाइड करती है। अब इसी कड़ी में अगर हम एक कदम और आगे बढ़ाएं तो हमें रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्स। जो नदियां हैं वो हिमालयाज़ को काटती हैं और सर्टेन पार्ट ऑफ हिमालय को हम सर्टेन नाम देते हैं, रीजनल नेम होता है वो। और वो क्या नाम है? तो इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है दैट इज़ पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। सतलज और जो काली के बीच में है उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, तो वहीं तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय है। तो ये रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज बेस्ड है रिवर्स के बेसिस पे, रिवर्स के डिवीजन के बेसिस पे। तो जो यहाँ पर पूछ रहा है कि कुमाऊं हिमालय सतलज और किस नदी के बीच में है, तो काली। आईपीएस करके याद रखो, आईपीएस यानी इंडस और सतलज के बीच है पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आपका असम हिमालय। तो ये आपको पूरा याद रखना है, ठीक। ग्रासलैंड्स का नाम क्या था? बुग्याल था, ठीक है, बुग्याल्स। और यहाँ पर जो भोटिया ट्राइब है वो रिसाइड करती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट रिवर गंगा। गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, पढ़ेंगे और आंसर देंगे। लेकिन उससे पहले हम गंगा रिवर सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। गंगा रिवर सिस्टम को अभी मैं एकदम ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी हम सिर्फ रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी वो रिवर और उसकी जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है गंगा रिवर का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। अभी अगेन मैं जो ओरिजिन का पॉइंट है जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, अलकनंदा, भागीरथी एंड जितने भी पंच प्रयाग होते हैं, ठीक है, तो उसको अभी छोड़ेंगे हम। गंगा की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड से निकलती है और कुछ इस तरह से इसका फ्लो है, जाती है ये इंडिया के बाद बांग्लादेश में, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल है, बंगाली खाड़ी में ये गिर जाती है ब्रह्मपुत्रा से मिलके, ठीक। अब गंगा रिवर का अगर हम फ्लो देखें तो कुछ इस तरह का है, यानी कि ऊपर की साइड से एक तो हमें ट्रिब्यूटरीज मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और जो नीचे से गंगा का ज्वाइन कर रही हैं वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, जैसे कि यमुना, सोन, ठीक है। तो यमुना, सोन, ये सब, पुनपुन एक छोटी सी नदी है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत ही कम है गंगा की एज कंपेयर टू लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आप देखेंगे तो रामगंगा, घाघरा, गोमती, ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, फिर एक महानंदा भी ज्वाइन करती है। लेकिन राइट में दो ही मेजर हैं, एक तो यमुना और सोन। सोन भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, बड़ी है तो यमुना है, और यमुना यहाँ तक कि सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो यमुना ही है, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं कुछ इस तरह से कि भाई
कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गोमती की बात करें तो गोमती निकलती है फुलहर लेक से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो गोमती रिवर है ये फुलहर लेक से निकलती है, और जो लखनऊ, सिटी ऑफ लखनऊ है वो आपकी सिचुएटेड है ऑन दी बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। अब लखनऊ से आप क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं, तो लखनऊ से लखनऊ घराना के फाउंडर ईश्वर चंद्र प्रसाद, प्लस जो ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्लस यहाँ पर हेडक्वार्टर भी है किसका, सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी कब स्टैब्लिश हुआ था जरा बताएंगे कमेंट में। देन आगे बढ़ेंगे तो घाघरा है। घाघरा के अगर ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो मापचा चुनगो ग्लेशियर है, ठीक है। मापचा चुनगो ग्लेशियर है, वहीं से घाघरा रिवर निकलती है। घाघरा रिवर एक को हम ट्रांस बाउंड्री रिवर को भी के नाम से भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री में फ्लो होती है इसलिए। साथ ही साथ ये जब नेपाल में होती है, ये देख सकते हैं आप कि घाघरा निकल रही है तिब्बतन पार्ट से। कहाँ से निकल रही है, जो मापचा चुनगो ग्लेशियर है ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में है, तो तिब्बत से निकल रही है। नेपाल में जो इसका नाम हो जाता है वो करनाली हो जाता है। क्या, करनाली इसका नाम होता है नेपाल में, और जब लोअर रीचेस में आएगी तो उसको हम सरयू के नाम से जानने लगते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक छोटी सी रिवर है सरयू करके इसको मिलती है। देन आते हैं गंडक में। तो गंडक की अगर बात करेंगे तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है। थोड़ा सा इसमें ऊपर दिखा रखा है डायग्राम में, लेकिन आप ध्यान रखेंगे नेपाल हिमालयाज में न्यूबाइन हीमल ग्लेशियर करके जगह पड़ती है। न्यूबाइन हीमल ग्लेशियर ये एक ग्लेशियर है जहाँ से गंडक निकलती है, ठीक है। एंड देन कोसी की बात करेंगे तो कोसी भी तिब्बत से, घाघरा तिब्बत वाले एरिया से, गंडक नेपाल हिमालय से, और कोसी भी तिब्बतन हिमालय से निकलती है। कोसी की अगर बात करेंगे तो एज सच पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं याद रखना है, बिकॉज ये 3 नदियां हैं उनसे मिलकर बनती है। कौन कौन सी, संकोसी, अरुण कोसी और तामोर कोसी, तो इनसे मिलके बनती है। फिर ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रिवर कहाँ पर किसको मिलती है। जैसे घाघरा की अगर बात करेंगे, पहले गोमती की अगर बात करेंगे तो ये जो गाजीपुर करके जगह है वहाँ पर मिलती है गंगा को, इट मीट्स गंगा एट गाजीपुर। घाघरा की बात करेंगे तो छपरा जो जगह पड़ती है बिहार में वहाँ पे मिलती है। गंडक की अगर बात करेंगे तो कटिहार जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वहाँ पर, सॉरी एक सेकेंड, कटिहार में तो कोसी मिलती है, सोनपुर हो गई है, ठीक है। सोनपुर जो गंडक है ये आपकी सोनपुर में मिलेगी, सोनपुर बिहार, और कोसी है ये आपकी मिलती है कहाँ पर, कटिहार में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। देन अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की इसके हम बात करेंगे, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कोसी है ना इसको हम सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं, बिहार की शोक नदी, क्योंकि बिहार में ये फ्लड लेके आ जाती है इसलिए। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, लेकिन ये तो पूछेगा नहीं आपसे रेंज का नाम पूछेगा। तो बंदरपुंछ, ध्यान रखना, बंदरपुंछ रेंज से निकलती है यमुना रिवर। और यमुना जब निकलती है तो इसको ऊपर से यहाँ पर ज्वाइन करती है हिंडन, ठीक है। एक रिवर है टोन्स, हिंडन टोन्स, ये यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक की अगर बात करेंगे तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये आपको पूरा वेस्ट से ईस्ट के ऑर्डर में पता होना चाहिए। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये ज्वाइन करती हैं यमुना को, गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है ये। चंबल की अगर बात करेंगे तो चंबल जानी जाती है अपनी क्या करने के लिए, गली इरोजन परफॉर्म करने के लिए, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया होगा, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, रेवाइंस क्रिएट होते हैं, और इसी को ही हम बोल देते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी, बैड लैंड टोपोग्राफी बोल देते हैं। निकलती कहाँ से है चंबल, तो मऊ प्लेट्यू करके एक जगह पड़ती है वहाँ से निकलती है, और मालवा प्लेट्यू को बीच के बीचों बीच से होकर गुजर के जाती है। बानस जो है ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल यमुना की, यमुना गंगा की है, और बानस जो है वो चंबल की है। चंबल की अगर बात करेंगे तो बानस है, काली सिंध है, पार्वती है, क्षिप्रा है। क्षिप्रा जो है आपको पता होगा अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर गए होंगे तो क्षिप्रा जो है वहीं पर, मतलब जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के बैंक्स पर ही लोकेटेड है आपका। तो क्षिप्रा जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी, इसको क्षिप्रा बोल दिया था, लेकिन एक्चुअली वो क्षिप्रा होती है, ठीक है। बानस की बात करेंगे तो ये अरावली से निकलती है, आपकी अरावलीज हैं, बानस वहीं से निकलती है, पता होना चाहिए आपको। देन सिंध, बेतवा, केन के रिगार्डिंग ऐसा हम एक्स्ट्रा कोई फैक्ट नहीं याद करना है। सोन एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कहाँ से निकलती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जरा बताइए उस प्लेट्यू का नाम जो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, वहीं से आपकी जो नर्मदा रिवर है वो भी निकलती है, एंड दैट इज़ योर अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक का जो पठार है
वहाँ से निकलती है सोन रिवर। ये ध्यान रखना है, सोन की जो ट्रिब्यूटरी है वो रिहांद है और कोयल, कोयल दो है, नॉर्थ और साउथ। ये नॉर्थ कोयल है, साउथ कोयल नीचे जाती है। जब गंगा आती है फरक्का पे, तो फरक्का पे जब आती है ना तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल आती है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है, देखो ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है मेन रिवर को जो छोटी सी रिवर कोई ज्वाइन करे। डिस्ट्रीब्यूटरी होता है कि कोई रिवर उससे निकले, तो हुगली निकलती है यहाँ से और कुछ इस तरह से ये निकल के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दामोदर इसकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, हुगली की, फरक्का में निकलती है। और फरक्का एग्रीमेंट भी आपसे कभी कभी पूछता है कि फरक्का एग्रीमेंट किन दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ और कब साइन हुआ। तो ध्यान रखना फरक्का जो है किसके बीच में साइन हुआ होगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। आपने कल देखा कि किस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को हमने कल, मैंने वीडियो भी डाला था कि सस्पेंड कर दिया इंडिया ने आफ्टर द पहलगाम अटैक। तो कहीं ना कहीं गंगा रिवर पे भी हमारा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है अगर हम देखें तो, क्योंकि इंडिया से ही होकर जाती है बांग्लादेश। एक ऐसी रिवर का नाम बताइए जिस पे चाइना का कंट्रोल है और वो चाहे तो वो हमारा जो पानी है वो बंद कर सकती है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फरक्का एग्रीमेंट 1996 में साइन हुआ था, 1996 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फरक्का बैरेज बनाया गया था भारत के द्वारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो यहाँ पर बैरेज बनाया गया था। और ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि गंगा का नाम पद्मा हो जाता है बांग्लादेश में, जो जमुना जो कि कोई और नहीं ब्रह्मपुत्रा उससे मिलके मेघना बनाए थे। तो फरक्का बैरेज 1975 बना था और एग्रीमेंट जो हुआ था, ठीक है, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश का ये कहना था कि आप हमारा पानी रोक रहे हो, 1996 बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा एक ऐसी रिवर है जिस पे चाइना का कंट्रोल है और वो चाहे तो हमारा पानी रोक सकता है। यारलंग सांगपो, यस, ठीक। तो द रिवर गंगा एंड इट्स, और ये ध्यान रखना ये हमारी नेशनल रिवर है। जिस तरह से पाकिस्तान की इंडस नेशनल रिवर, उस तरह से हमारी गंगा है। 2008 में इसको नेशनल रिवर का स्टेटस मिला था एंड इट्स रिवर। और एक चीज़ और, किसी को पता है इसमें कौन सा, मतलब क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से यहाँ का जो पानी है, गंगा का पानी आपने देखा होगा ख़राब नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ कोई भी नहाने जाता, जैसे कि अभी कुंभ में आप गए होंगे तो पानी भर के लाए होंगे, हाँ। तो यहाँ पर बात करेंगे तो रिवर गंगा एंड इट्स रिवर बेसिन सपोर्ट्स लॉट्स ऑफ वंडरफुल लाइफ। बिल्कुल 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है ये। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो 25 किलोमीटर्स है। द वाटर लेवल ऑफ रिवर गंगा नेवर डिपेंड्स ऑन मानसून। ये बिल्कुल गलत है कि कभी डिपेंड ही नहीं करता। ये कैसा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि कभी डिपेंड ही नहीं करता है। क्यों भाई, मानसून जब आता है तो गंगा रिवर खुद को ढक लेती है क्या कि हम तुम्हारा पानी नहीं लेंगे। आप देखते हैं गंगा रिवर जब मानसून आता है तो आप काफ़ी न्यूज़ सुनते हैं कि गंगा नदी में 2 लोगों की डूबने से मौत, 4 लोगों की डूबने से मौत। वो कब होता जाता है, मानसून के टाइम पे तो होता है, क्योंकि ये जो रिवर्स होती हैं उफान पे होती हैं। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, 2 टाइप्स की हमारी कैटेगरी 2 कैटेगरी होती है रिवर्स की। एक तो हिमालयन और दूसरी पेनिनसुलर। हिमालयन क्या है, वो पेरिनियल नेचर की है। पेरिनियल का मतलब उनका जो सोर्स है वो ग्लेशियर है, तो इस वजह से उनमें वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो पेरिनियल, जो आपकी एफेमेरल है, सीजनल है, वो होती हैं आपकी कौन सी, जिनको मौसमी बोलते हैं, जो पेनिनसुलर है। तो उनको तो उस टाइम पे पानी मिलता है, लेकिन इनका पानी तो कॉन्टिन्यूस फ्लो ही कर रहा था। मानसून में और एक्स्ट्रा पानी मिल गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ तो नहीं यहाँ पे, चलो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोल इज़ नॉट करेक्ट। कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एंथ्रेसाइट सबसे हाई ग्रेड का कोल होता है। कोल हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बाइटुमिनस कोल। लिग्नाइट लो ग्रेड का ब्राउन कोल होता है जो कि सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट। और मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड लिग्नाइट कोल विच हैज़ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन एंड ब्लास्ट फर्नेस। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं आपको कोल के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, फिर बता देते हैं। कोल की अगर हम बात करते हैं तो कोल वो अच्छा होता है जिसमें कि कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो, ऐश यानी कि राख वाला जो कंपोनेंट हो वो कम हो, सल्फ़र कंटेंट कम हो, और मॉइस्चर जो है वो भी कम हो। इसके बेसिस पे हम कोल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एंथ्रेसाइट जो सबसे हाई ग्रेड का कोल होता है। देन लिग्नाइट आता है। अब हाई ग्रेड हम कैसे डिसाइड करते हैं, कार्बन कंटेंट से डिसाइड करते हैं कि भाई 85 से लेकर 95% अगर कार्बन कंटेंट है। और कोल तब अच्छा होता है जब कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। कार्बन कंटेंट तब ज़्यादा होता है कोल में जब, क्योंकि हमें पता है यार ये इसको हम बरीड सनशाइन क्यों बोलते हैं, वाई डू वी कॉल कोल एज बरीड सनशाइन, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे जो कभी रहा हुए होंगे, फोटोसिंथेसिस से खुद को बनाया होगा,
ठीक है। तो वो अब क्या है, वो बरी हो गए हैं और वही क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं। तो जितने लंबे समय तक के लिए बरीड रहेंगे, दबे रहेंगे, उतना ही अच्छा कोल निकल के आएगा। लिग्नाइट की बात, सॉरी लिग्नाइट नहीं, पहले तो बाइट्यूमिनस आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कार्बन कंटेंट के मामले में बाइट्यूमिनस। बाइट्यूमिनस जो कोल होता है ये रफली आप ये मान के चलो कि 75 से 85% के बीच में होता है, एंड कार्बन कंटेंट की बात कर रहे हैं। और बाइट्यूमिनस को ही मेटलर्जिकल कोल बोलते हैं, मेटलर्जिकल कोल या फिर कोकिंग कोल। कोकिंग कोल क्यों, क्योंकि कोक बनाते हैं इससे, जिसको कि कोकिंग कोल, जिससे कि इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है कोक को, जो आपकी स्मेल्टिंग जब वो करते हैं, आयरन ओर की स्मेल्टिंग करते हैं और स्टील बनाते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया था। तो बाइट्यूमिनस को मेटलर्जिकल कोल या कोकिंग कोल के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देन आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है 65 से रफली 60% से लेकर आपका 75% तक कंसिडर कर सकते हैं, और ये इसको हम ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। और सबसे पिटा हुआ जो है वो पीट है, ठीक है, सबसे ख़राब है। कमेंट में बताना है आपको कि जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पर किस तरह का कोयला यानी कोल देखने को मिलता है। तो एंथ्रेसाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बाइट्यूमिनस कोल। लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है विच इज़ सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। मेटलर्जिकल कोल इज़ हाई ग्रेड लिग्नाइट कोल। गलत है, क्योंकि मेटलर्जिकल कोल लिग्नाइट नहीं होता है, बाइट्यूमिनस होता है। तो गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और लिग्नाइट का इंडिया में प्रमुख स्रोत कहाँ से मिलता है? नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलता है टर्शरी कोल, जैसे मेघालय वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा जो टर्शरी कोल है, जो टर्शरी टाइम पीरियड के टाइम पे बना था, जो उतना अच्छा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पीट और क्या चीज़ था, और क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे? हाँ, लिग्नाइट का प्राइमरी सोर्स इंडिया में कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु के नेवेली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच of the following committees had recommended the inclusion of a chapter on the fundamental duties in the Constitution of India and stressed that the citizens should become conscious that in addition to the enjoyment of rights, they also have certain duties to perform? जल्दी से बताइए। वर्मा कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, स्वरण सिंह कमेटी, या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी? हाँ जी, चलो। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जस्टिस वर्मा जो कमेटी बनी थी, ठीक है, एक्चुअल में ये मत समझना, एक 1999 में बनी थी जस्टिस वर्मा कमेटी। वो संबंधित थी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से। वो जो कमेटी थी, पहली बात तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, जस्टिस वर्मा कमेटी नहीं होगा। सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ही एक्चुअल में 42nd अमेंडमेंट करके 42वां संविधान संशोधन करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और उसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर 8 जोड़ी गई थी, ठीक है, और कुछ को हटा दिया गया था। जैसे कि स्वरण सिंह कमेटी ने बोला था टैक्स भरना एक ड्यूटी होना चाहिए, जो अगर ड्यूटी को फॉलो ना करे तो उसके खिलाफ केस वगैरह भी किया जा सकता है, यानी कि कुछ प्रोसीडिंग्स भी की जा सकती है, यानी कि उसको लीगली एनफोर्सेबल बनाने की बात कही थी। तो वो भी अपनाई नहीं गई, टैक्स भरने वाली और ना ही इसको एनफोर्सेबल बनाने वाली, यानी कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि वो नॉन जस्टिसेबल हैं। लेकिन जस्टिस वर्मा कमेटी का ये कहना था कि हमें स्कूल्स में बच्चों को फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ानी चाहिए, ठीक है। ये जस्टिस वर्मा कमेटी जिसकी बात कर रहा हूँ, ये 1999 में बनी थी, ठीक है, स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ इसने ये बताया था कि कौन कौन से ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं, लीगल ऐसे प्रोविजंस हैं, यानी कि एक्ट हैं, जिनका यूज़ करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है थोड़ी सख्ती के साथ। जैसे कि उसने बोला, एक प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट है, यहाँ जगह है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर हो जाते हैं। तो प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 का ही, 1971 का है। अब इस एक्ट के थ्रू क्या किया जा सकता है कि अगर कोई पहली फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो ना करे, जिसमें क्या है कि हमें अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है और अबाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अगर कोई ये नहीं करता है तो उसके खिलाफ अभी इस पर्टिकुलर एक्ट में जो प्रावधान हैं सजा के, वो अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इसी तरह से और भी हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 1955 का,
ऐसे आपका UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। तो इस तरह के काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, काफ़ी सारे एक्ट है जिनका यूज़ करके हम इनको एनफोर्स कर सकते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ लीगल प्रोविजन जिनका यूज़ करके हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें एक और है, जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब पास हुआ था बताएंगे, और इससे किस ड्यूटी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। देन अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी, ये भी दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं और वो है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो एक्चुअल में अशोक मेहता पहले तो बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले बनी थी 1976 में, 1976 में, जिसके रिकमेंडेशंस पे क्या किया गया था, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था। वैसे तो हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को ही आ गई थी, 1959 में 2 अक्टूबर को, ठीक है, गांधी जयंती के दिन राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये पूरी तरह से हर स्टेट में को मैंडेटरी नहीं थी कि आपको पंचायती राज व्यवस्था इम्प्लीमेंट ही करनी है। तो क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं था तो इसलिए कोई एक्ट चाहिए था, कानून लाना था, तो उसके लिए कमेटी का गठन किया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी 1976 में। और इसने रिकमेंड किया कि 3 टियर यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसा सच गवर्नमेंट ने तुरंत कुछ नहीं किया। देन बाद में 73rd अमेंडमेंट हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और फिर उसके बाद आज ही के दिन दैट इज़ 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। और इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आज कौन से दिवस को मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मतलब है ग्राम सभा एकदम बेस लेवल पे होगी, देन आपकी विलेज लेवल पे, देन ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होगा। तो ये त्रिस्तरीय होगा। वहीं अशोक मेहता कमेटी की बात करें तो इसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात कही थी। 73rd अमेंडमेंट ने और क्या किया था, 11th शेड्यूल को जोड़ा था, प्लस पार्ट नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था, भाग 9, जिसमें पंचायत के बारे में दिया है, और आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 के बीच में दिया हुआ है। और 24 अप्रैल को इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो 74th अमेंडमेंट है उसने क्या किया था, वो भी आपका साथ ही साथ आया था, 1992 में ही पास हुआ था। ये म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है, नगर पालिका की, और कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। 74th अमेंडमेंट की बात करेंगे तो इसने पार्ट नंबर 9A जोड़ा जो म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है, और 243P से लेके 243Z 240 क्या लिख दिया यार मैंने, ये 243P से लेकर 243ZG तक दिया हुआ है इसमें, किसमें, पार्ट नंबर 9A में, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, नगर पालिका के बारे में, ठीक। आगे है अगला क्वेश्चन 5th, यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन एंड सर्विसेज ऑफ द स्टेट रेस्पेक्टिवली अंडर द आर्टिकल 320, 324, 328 या फिर 332, बताओ। बिल्कुल सही है। 11th शेड्यूल आपका 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट 12th शेड्यूल, इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स दिए हुए हैं 11वें शेड्यूल में, और 12वें वाले में 18 फंक्शनल आइटम्स। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है यूनियन के लिए, ठीक है, और यूनियन और सर्विसेज ऑफ स्टेट के लिए। तो आपको बताना है कि किस आर्टिकल में ये चीज़ लिखी हुई है। तो यूपीएससी के बारे में अगर बात करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पार्ट नंबर 14 में दिया हुआ है, भाग नंबर 14 में दिया हुआ है, पार्ट 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर 323 के बीच में दिया हुआ है यूपीएससी या फिर जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में। अब अगर हम देखें तो कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या बात करता है, तो 315 स्टैब्लिशमेंट की बात करता है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए यूनियन का और स्टेट्स का, ठीक। अपॉइंटमेंट और टर्म्स दिया हुआ है इसमें कि नियुक्ति कौन करेगा, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा अगर हम यूपीएससी की बात करें, और स्टेट पीएससी की बात करेंगे तो कौन करेगा, जल्दी से बताओ। अपॉइंटमेंट और यहाँ पर टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म कितना होता है, तो टर्म ध्यान रखना 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, ये यूपीएससी के चेयरमैन के लिए। और जो स्टेट पीएससी है उसके लिए अगर बात करेंगे तो ये एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हो जाता है, 65 की जगह 62 हो जाता है, 62 हो जाता है। रिमूवल एंड सस्पेंशन दिया हुआ है आपका 317 में। 318 में पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स दी हुई है। 319 में
प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफिसेज बाय द मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स, कि कब वो ऑफिस होल्ड नहीं कर पाएंगे। 320 में फंक्शंस दिए हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। 321 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और 323 में रिपोर्ट दिए हुए हैं। तो क्या सारे आर्टिकल हमें याद रखने हैं? ऐसा नहीं कि आपको सारे याद करने। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा मत समझिएगा कि यूपीएससी यहाँ पर है पार्ट 14 में और स्टेट पीएससी किसी और पार्ट में दिया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी स्टेट पीएससी क्या स्क्रीन कट रहा है? ये अभी तो नहीं कट रहा होगा, शुरू से ही कटा होगा फिर तो। बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? एक सेकंड रुको, बताया क्यों नहीं भाई तुम लोगों ने? अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बताना। अभी कंफर्म करना। अभी स्क्रीन कट रहा है? और सर्टेन पार्ट ऑफ हिमालय को सर्टेन नाम देते हैं, रीजनल नेम। अभी ठीक है, परफेक्ट है सब कुछ। अभी कंफर्म करना। अभी स्क्रीन कट रहा है? अभी ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है। चलो तो कहाँ पर थे यार? पब्लिक सर्विस कमीशन ब्रेक हो गया, कहाँ पे थे? तो पार्ट 14 में पब्लिक सर्विस कमीशन में इसमें यूपीएससी भी है, स्टेट पीएससी भी है, ध्यान ये रखिएगा इस चीज़ का। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है एक सेकेंड, जो जेपीएससी होता है ना, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जिनका कोई ना कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टैट्यूटरी क्या होती हैं? स्टैट्यूटरी वो होती हैं जो किसी लॉ के थ्रू बनाई गई हों, क्रिएटेड बाई लॉ। और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती हैं, एग्जीक्यूटिव फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट की गई हों, यानी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, ना तो कोई कानून से बनाई गई हैं। बस जो सरकार है, सरकार मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट है, तो वही उसने बोला हम नीति आयोग इस्टेब्लिश करेंगे, कोई उसके लिए कानून नहीं पास हुआ पार्लियामेंट में, तो वो आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। ठीक है, तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसी तरह से स्टैट्यूटरी है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर यहाँ पर देखो 315 से 323 के बीच में दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आराम से एलिमिनेशन से आपका यहाँ पर आंसर आ जाता। तो फंक्शंस की बात हो रही है, फंक्शन में दिया हुआ है कि लोग एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। करंट में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है आप बताइए ज़रा। मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस विद देयर रेस्पेक्टिव फाउंडर्स। निम्नलिखित सामाजिक सुधार संगठनों का उनके संबंधित संस्थापकों से मिलान करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। ब्रह्मो समाज हम देख चुके हैं, 1828 राजा राम मोहन रॉय। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। संबत कामती मिरातुल अकबर, गिफ्ट मोनोथिज्म, परसेट ऑफ जीसस, राजा का टाइटल उनको अकबर दी सेकंड ने दिया था। वेदांत की उन्होंने स्टैब्लिशमेंट करी थी 1817 में। 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट करी थी कलकत्ता में। ठीक, रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट में 1897 को इसको बनाया गया था। बेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर था। रामकृष्ण परमहंस अपन जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके नाम पे विवेकानंद जी ने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। उनकी किताबों के नाम की अगर बात करेंगे तो राजयोग, कर्मयोग, ये सब थे। उनका जो बर्थ हुआ था वो 12 जनवरी यानी कि जिस दिन हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं 1863 को हुआ था। उनकी डेथ 4 जुलाई 1902 को हुई थी। और अगर उन 1893 में उन्होंने शिकागो में स्पीच दिया था, और रॉक मेमोरियल उनका जो है तमिलनाडु में सिचुएटेड है। फिर अगर बात करेंगे जो उनके गुरु हैं, उनका जो मूल नाम था वो था क्या? उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ये सारी चीज़ें उनके रिगार्डिंग हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। स्वामी विवेकानंद, ये तो राजा राम मोहन रॉय आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, ठीक है, मोनोथीज़म को सपोर्ट करते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ऐसा आइडल वर्शिप खिलाफ नहीं थे, वो खुद आइडल्स के सामने बैठ के वर्शिप करते थे, देन मेडिटेशन करते थे। अब आते हैं प्रार्थना समाज पे। प्रार्थना समाज की जब हम बात करते हैं तो 1867 में बना था, महाराष्ट्र रीजन में बना था, और इसको बनाने वाले थे आत्माराम पंडुरंग। आत्माराम पंडुरंग ने बनाया था। बाद में इसको कब बनाया था? 1867 में। बाद में 1870 में इसको एमजी रानाडे ने भी ज्वाइन कर लिया था 1870 में। इनके साथ ही साथ केशव चंद्र सेन भी थे जो कि ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े हुए थे? तो एक्चुअल में 1839 की बात है, 1839 की, जब तत्व बोधिनी सभा बनाई गई थी। तत्व बोधिनी सभा बनाई गई थी किसके द्वारा?
देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको फिर बाद में ब्रह्मो समाज के साथ मर्ज कर दिया, और जब मर्ज कर दिया तो बाद में केशव चंद्र सेन की एंट्री हुई। केशव चंद्र सेन को वो लेके आए देवेंद्र नाथ टैगोर, लेकिन फिर बाद में उन्हीं के साथ ही उनसे थोड़ा सा अनबन हो गई। तो देवेंद्र नाथ टैगोर अपना आदि ब्रह्मो समाज लेके निकल गए, ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज। और केशव चंद्र सेन जो हैं वो अपना लेके निकल गए, कौन सा, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। बाद में उन्होंने इसको भी ज्वाइन कर लिया, प्रार्थना समाज को, 1867 में जो बनी थी, आत्माराम पंडुरंग ने जो कि बनाई थी। तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ये भी ध्यान रखेंगे। और 1830 में इसको काउंटर करने के लिए ब्रह्मो समाज को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था, बताएंगे। देन यहाँ पर अगर बात करेंगे प्रार्थना समाज, तो 1867 में इसी तरह से महाराष्ट्र में एक और बना था जिसको बोलते हैं परमहंस मंडली, ये भी ध्यान होना चाहिए, परमहंस मंडली। इस परमहंस मंडली की बात करेंगे तो 1867 में बना था ये प्रार्थना समाज, और ये बना था 1849 में, 1849 में। इसको बनाया था दादोबा पंडुरंग ने, दादोबा पंडुरंग और दुर्गा राम मेहता जी, दुर्गा राम मेहता जी, इन्होंने इसको फाउंड किया था। क्लियर है सर? गडगिल, बिल्कुल, गडगिल और आपके थुंगौन दोनों इसी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो दुर्गा राम मेहता जी ने इसको बनाया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, एक सेकंड रुको, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। और ये भी महाराष्ट्र रीजन में ही बना था, और ये भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ही थे, चाहे मैं प्रार्थना समाज की बात करूं, चाहे परमहंस मंडली की बात करूं। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वो होते हैं जो समाज में चल रही कुरीतियों को हटा के नई चीज़ों को लाना चाहते हैं, रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो उनको रिफॉर्मिस्ट बोलते हैं। कुछ होते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जैसे ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है आर्य समाज, अगर इसकी बात करेंगे तो आर्य समाज रिफॉर्मिस्ट रिवाइवलिस्ट दोनों था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवाइवलिस्ट नेचर का ज़्यादा था आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज की पहले अगर हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन की, तो 1875 में बनता है। अगर इसमें हम 2 माइनस कर देंगे तो 1873 मिलेगा। 1873 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था, जरा बताएंगे कमेंट में। तो 1875 में आर्य समाज बनाया था किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिनका मूल नाम यानी ओरिजिनल नेम क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। 1875 में इन्होंने जो पहली यूनिट बनाई थी वो बॉम्बे में बनाई थी, फर्स्ट यूनिट। देन बाद में इसको लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया था। 1873 में किसने, ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज यानी कि ट्रूथ होल्डर सोसाइटी को फॉर्म किया था, और उनकी 2 किताबों के नाम बताएंगे। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर ही था, इनका मूल नाम मूल शंकर ही था, और इनकी जो बुक का नाम है दैट इज सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक का नाम है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैंने क्यों बोला कि ये रिवाइवलिस्ट था, बिकॉज इसने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था। शुद्धि मूवमेंट यानी कि प्योरिफिकेशन मूवमेंट, जिसके तहत जो लोग भी हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म को अडॉप्ट कर लिए हैं उनको वापस लाने के लिए शुद्धि या फिर प्योरिफिकेशन मूवमेंट चलाया गया था। और ज्योतिराव फूले की बुक्स की बात करेंगे तो गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, जो कि उन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखी थी। क्लियर? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज की बात करेंगे तो आर्य समाज 4 के साथ जाएगा। प्रार्थना समाज आपका आत्माराम पंडुरंग, रामकृष्ण तो 1, और बच गया ये आपका 3। 3, 1, 2, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए। ठीक, अगला है सिद्धू एंड कन्हू वर द लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रेबिलियंस। सिद्धू और कन्हू निम्नलिखित में से किसके लीडर्स थे, ये आपको बताना है। मोपला रेबिलियन के, संथाल रेबिलियन के, कोल रेबिलियन के, या फिर मुंडा रेबिलियन के। ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ओके, आई थिंक अब नीचे का स्क्रीन कट रहा है। हाँ, होता क्या ना, वो CDS वाली क्लास लेते हैं, CDS CAPF वाली, तो उसमें थोड़ा सा सेटिंग अलग करनी पड़ती है। एक्चुअल में हो बस ये जाता है कि उसमें सेटिंग अलग करनी पड़ती है। अभी सही आ रहा है, देखना एक बार। अभी सही आ रहा है, इस वाले इससे मैच करना, ऑप्शंस तो नहीं कट रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में CDS वाली क्लास के चक्कर में ना थोड़ा सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं।
तो इस वजह से हो जाता है, अभी बताना। चलो, तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? मोपलार रेबेलियन की अगर बात करेंगे तो 1921 में, 1921 में स्टार्ट होता है। इसी को मालाबार अपराइजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को ही हम, अब ये थिंग दिख रहा है ना, लोगो बस ऊपर वाला कट रहा है, ऊपर वाला कट जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो भाई, तो ये है आपका मालाबार अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये हुआ क्यों था, कब था? 1921 में। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन भी लॉन्च हुआ था नॉर्थ इंडिया में, जिसके बारे में भी नहीं पढ़ा हमने। तो उसी टाइम पे यहाँ पर जो हिंदू ज़मींदार हुआ करते थे उनके अगेंस्ट, हिंदू ज़मींदार के अगेंस्ट सॉरी हिंदू ज़मींदार के अगेंस्ट जो मुस्लिम जो पेशेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर रिवोल्ट किया था, ठीक है, हिंदू ज़मींदार के अगेंस्ट। तो ये थोड़ा सा हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन गया था, इसलिए इनिशियली तो सपोर्ट किया था कांग्रेस के लीडर्स ने, लेकिन बाद में वो बैकआउट कर गए थे। सिद्धू और कन्हू ने संथाल रेबेलियन को लीड किया था 1855 में, 1855 में ही हुआ था, सिद्धू एंड कन्हू ने, ठीक है। सिद्धू मुर्मू और कन्हू मुर्मू, इन्होंने, जो द्रौपदी मुर्मू जिस टाइप से बिलोंग करती हैं वही ट्राइब है ये। कोल रेबेलियन की अगर बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1831-32 के टाइम पे। और मुंडा रेबेलियन की बात करेंगे तो 1899। इस पर मैंने रील, मतलब एक म्यूज़ियम जब मैं गया था अभी कुछ टाइम पहले, तो मैंने वीडियो भी डाला था, अगर आपने देखा हो, कि जो मुंडा रेबेलियन है उसको लीड किया था बिरसा मुंडा, जिनको कि झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा, और ओवरऑल भी हम भगवान बिरसा मुंडा इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भगवान के रूप में ही एक थे, अभी भी कंसिडर किए जाते हैं भगवान के रूप में। और इसीलिए ही इनकी जो जन्म दिवस होती है 15 नवंबर को, उस दिन हम क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 नवंबर को। और मुंडा रेबेलियन था किसके अगेंस्ट में? तो ये दीकूस के अगेंस्ट में था। दीकूस कौन थे? तो जो आउटसाइडर हुआ करते थे उनको दीकू बोला गया। एंड ये एक्चुअल में जो मुंडा ट्राइब थी एक्चुअल में, इट प्रैक्टिस दी तिनकटिया बोल रहा हूँ, खुंटकट्टी सिस्टम। तिनकटिया तो आपका चंपारण से रिलेटेड है, खुंटकट्टी सिस्टम को प्रैक्टिस किया करते थे ये लोग। खुंटकट्टी सिस्टम क्या होता है? खुंटकट्टी सिस्टम होता है जहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप है लैंड का, कलेक्टिव प्रोडक्शन करेंगे और आपस में बांट लेंगे। तो उसको हटा दिया था ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने, इसलिए उनके अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स। और जो भी कोई ज़मींदार है, चाहे भले वो इंडियन हो, तो उसके अगेंस्ट में था ये। इसको हम मुंडा रेबेलियन को उलगुलान अपराइजिंग के नाम से भी जानते हैं, उलगुलान अपराइजिंग, या फिर ध्यान रखिएगा द ग्रेट टुमल्ट, ठीक है, द ग्रेट टुमल्ट, यानी कि ग्रेट एक तरह से अपराइजिंग थी ये। हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? जस्टिस राणा डे, आनंद मोहन बोस, ए ओ ह्यूम, या दादा भाई नौरोजी? जस्टिस राणा डे, यानी एमजी राणा डे की बात करेंगे तो आई थिंक अभी मैंने एक चीज़ तो बताई, 1870 में इन्होंने ज्वाइन किया था जो आपका ये प्रार्थना समाज था उसको। साथ ही साथ इन्होंने फाउंड किया था पूना सार्वजनिक सभा 1870 में ही, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा कब? 1870 में, 1870 में इन्होंने इसको फाउंड किया, पूना सार्वजनिक सभा को। देन इन्होंने एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ये बनाया गया था 1861 में बॉम्बे में, क्योंकि एक और विडो रीमैरिज एसोसिएशन है, ध्यान इस चीज़ का रखेंगे, जो 1856 में बना था, ठीक है, जिसको विधवा विवाह पुनरुत्तेजक मंडल के नाम से भी जानते हैं, वो 1856 में बना था, 1856 में। और इसको बनाया था विष्णु शास्त्री पंडित ने, विष्णु शास्त्री पंडित ने। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 56 वाला किसने फॉर्म किया और 61 वाला किसने फॉर्म किया। देन इसके अलावा, ठीक है, तीसरा तो मैंने वो बता ही दिया था आपको वहीं पे। देन आनंद मोहन बोस पे आते हैं। इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलके इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1874 में, 1874 में। देन एओ ह्यूम को तो आपको पता है, 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी। बाकी इसके बारे में हम एकदम डिटेल में तो आगे देखेंगे ही। इसको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है? पक्षी वैज्ञानी, सिविल सर्वेंट था एक ये।
आंसर इसका दादा भाई नौरोजी होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1866 में बनाया गया था दादा भाई नौरोजी के जी के रिगार्डिंग के द्वारा। और इनके रिगार्डिंग यानी दादा भाई नौरोजी, इनके फैक्ट देख लेते हैं। पहला फैक्ट तो हमने देख ही लिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया 1866 में। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, एक बुक निकाली थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो बुक है ये बता रही थी कि किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, यानी कि जो वेल्थ है उसको ड्रेन किया जा रहा है, जो इंडियन वेल्थ है, इंडिया का जो पैसा है उसको किस तरह से लूटा जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटेन के मेंबर पार्लियामेंट में मेंबर बने। प्लस साथ ही साथ इन्होंने रस्त गोफ्तार करके एक वीकली निकाला, रस्त गोफ्तार उसको बोलते हैं दादा भाई नौरोजी ने। देन दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग एक और फैक्ट आपको जो याद रखना है वो ये है कि इन्होंने जो रहनुमाई मजदयान सभा है उसके फाउंडिंग फादर थे ये, रहनुमाई मजदयान सभा, ठीक है, जो इन्होंने बनाई थी नौरोजी फुरदौंजी के साथ मिलके, नौरोजी फुरदौंजी और एसएस बंगाली, इनके साथ मिलके इन्होंने इसको फॉर्म किया था। क्लियर है। फर्स्ट पॉवर्टी लाइन जो है का कॉन्सेप्ट वो इन्होंने ही दिया था। फर्स्ट जो पॉवर्टी लाइन है और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही रखा था दादा भाई नौरोजी ने। इसीलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई के बारे में आपको धन मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। बताइए सर, मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, जीके को अभी कैसे पढ़ूँ सीजल 2025 के लिए? मैं आर्ट्स से हूँ, बेसिक्स। अच्छा, सयांतन चैटर्जी आप या तो पीवाई की सीरीज से स्टार्ट करो, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 ऑनवर्ड्स। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। और यहाँ पर मनी सप्लाई की बात हो रही है। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। और तीसरा M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक को बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक को बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम, अ पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं पे अगर फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करेंगे स्टॉक और फ्लो की, तो स्टॉक में आता है आपका जैसे वेल्थ, स्टॉक में आता है आपका पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या आ जाएगी आपकी, इसमें आ जाएगा आपका इन्वेंट्री, और फ्लो में क्या क्या आ जाता है? फ्लो में आ जाएगा आपका इनकम। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा जो लोग बैच में पढ़े हैं कि क्या होता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है, तो स्टॉक का मतलब होता है कि जिसको एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम मेजर कर सकते हैं, उसके लिए पीरियड स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके लिए पीरियड स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इनकम कितनी है, तो आप बोलो कि 50,000 है, तो 50,000 एक दिन का है, हफ्ते का है, महीने का है, साल का है, किसका है? तो हमें पीरियड ऑफ टाइम बताना पड़ेगा। इनकम, वेल्थ का मतलब होता है कि आपकी पूरी वेल्थ कितनी है, पूरी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं आपकी वेल्थ कितनी है, तो आपने बोला 1 करोड़। 1 करोड़ में मतलब आपका सब कुछ आ गया, आपका घर, आपका कोई प्रॉपर कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, सब कुछ। अब इसके लिए मुझे पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो आपने 1 दिन में, चाहे 2 दिन में, 10 दिन में इकट्ठा किया, उससे मतलब नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी अभी कितनी वेल्थ है वो मुझे बताओ। वो होती है वेल्थ। इनकम होती है कि आप वो पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। इनकम हो गया आपका, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, जो डेप्रीसिएशन होता है वो भी फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट जो लगता है, ब्याज, सब जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की ज़रूरत है, रेंट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। जैसे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब है कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ का बिज़नेस करते हो, टी शर्ट का बिज़नेस है आपका, तो इन्वेंट्री में कितनी टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं आपकी, ठीक है, तो 100 हैं, 200 हैं, लेकिन जो चेंज इन इन्वेंट्री होता है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है।
चेंज इन इन्वेंट्री इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इन्वेंट्री से दो कुछ और टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेशन और डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या होता है एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री और डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री? अगर आप मुझे बताओ मेरी सेल अच्छी हो गई, टी शर्ट का अगर मैं बेच रहा हूँ, मेरी सेल अच्छी हो गई, तो इन्वेंट्री का एक्यूमुलेशन होगा या डीक्यूमुलेशन होगा? बताओ जल्दी से, क्या होगा? अगर मेरा टी शर्ट का धंधा है और मेरा मतलब एकदम से सेल बढ़ गया, तो वो एक्यूमुलेशन होगा या डी एक्यूमुलेशन होगा? तो आप खुद ही सोचो। मनी सप्लाई रेफर टू टोटल वॉल्यूम हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक। और इस मतलब स्टॉक कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन ही दे रखी है एक तरह से, और दूसरे में बोल रहा नहीं ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। नहीं, फर्स्ट और सेकंड आपस में सही हो ही नहीं सकते हैं, या तो फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा, और एक्चुअल में फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, बिकॉज ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई। तो क्योंकि सेकंड गलत है तो आपने इसको एलिमिनेट किया, बचते हैं आप फर्स्ट और ए और डी के साथ। तो एक्यूमुलेशन तब होता है जब आपकी सेल हो नहीं रही है, तो इन्वेंट्री में माल इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, यानी कि इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ लो सेल। और डीक्यूमुलेशन मतलब खाली हो रही है, मतलब कि अच्छी सेल हो रही है आपकी। ये भी दो तरह की होती है, प्लान्ड और अनप्लान्ड। यानी कि आप प्लान कर रहे हो आप उसको कि भाई हमें एक्यूमुलेट करनी है, तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन लेंगे इस बार, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, सो दैट जो हमारी इन्वेंट्री है वो एक्यूमुलेट हो। और अनप्लान्ड का मतलब ये है कि आपने प्लान नहीं किया था, आपको तो लग रहा था कि निकल जाएगा माल, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई है ना तो कुछ ऐसा हुआ सर्दियों में कुछ, या फिर सर्दी मान लो आपने स्वेटर वगैरह को सारे जैकेट्स वगैरह बनाई, और सर्दी इस बार उतनी पड़ी नहीं, तो भाई आपका जो इन्वेंट्री वो एक्यूमुलेट हो गया, तो अनप्लान्ड। फिर आपको वही हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, क्या न्यूज़पेपर में, कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो हम अब छोड़ के जा रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि कम दाम में बेच दें, तो आके ले जाओ उठा के फिर डीक्यूमुलेशन की अगर बात करेंगे तो ये भी दो तरह का होता है, प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान्ड ये कि हाँ हमें पता है कि इस बार खाली करना है, इन्वेंट्री खाली क्यों करना है, क्योंकि अब हमें नए तरह का माल लेके आना है, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है, तो खाली करना है, प्लान्ड है। और अनप्लान्ड होता है कि भाई पता चला इस बार आपने टी शर्ट बनाई और उसमें लिख दिया, क्या उसमें लिख दिया, अपना टाइम आएगा और छपरी लोग एकदम फिर से वो ट्रेंड में ले आए, अपना टाइम आएगा। ठीक है, मतलब मेरे को तो लग रहा है जो अपना टाइम आएगा ना, वो टी शर्ट पिट ही इसीलिए गई, एक बेवकूफ़ करके कंपनी हुआ करती थी, अगर आप में से कुछ लोगों को बताओ, बेवकूफ़.com। ठीक है, वो पिट गई कंपनी, मतलब कायदे से, और उसके पीछे काफ़ी बड़ा क्रेडिट दिया जाता है इस अपना टाइम आएगा को, कि अपना टाइम आएगा जो टी शर्ट है ना, इसको छपरीज ने इतना वो किया, इतना वो किया, और आप में से कुछ लोग ने, फिर हो सकता है काफ़ी लोगों के पास वो टी शर्ट हो, तो खुद को कृपया छपरी ना समझें, ठीक है, बस वो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो हाँ, तो एक्चुअल में क्या है, तो वो काफ़ी उसका मार्केट वैल्यू डाउन हो गया, लेकिन फाउंडर्स तो खैर अच्छा खासा पैसा लेके निकल गए थे, क्योंकि आदित्य बिरला ने एक्वायर कर लिया था उसको। खैर, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। देन M1 की अगर बात करें तो ये सबसे लिक्विड मेजर होता है। नहीं सर, वो भी अच्छा, किसके पास, सही सही बताना हाँ, कंपनी तो है, लेकिन अब डाउन मार गई एकदम। तो ये बताओ किसने किसने खरीदी थी, सही सही बताना, नहीं तो पाप लगेगा, हम सही बता रहे हैं किसने किसने अपना टाइम आएगा कि टी शर्ट खरीदी थी। तो अभी हमें मॉनेटरी एग्रीगेट पढ़ लेते हैं। तो मॉनेटरी एग्रीगेट होता है जैसे कि M0, M1, M2, M3, M4। M0 में आता है करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, करेंसी जो सर्कुलेट कर रही है, दो तरह की है, दो तरह की होती है, एक तो जो पब्लिक के पास है पैसा, और एक जो बैंक के पास पैसा है, दो पैसे आते हैं। ठीक है, इसमें देन है डिपॉजिट्स विद RBI, डिपॉजिट्स विद RBI। अब इसमें भी दो तरह के डिपॉजिट्स हैं, एक तो डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद RBI, और दूसरा होता है अदर डिपॉजिट। तो मैंने दोनों के दो दो कंपोनेंट बताए, उसमें से एक एक कंपोनेंट उठा लो बैंक वाला हटा के। M1 में आ जाएगा करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अदर डिपॉजिट्स, या फिर यह तो आप, चलो पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ, फिर एक शॉर्टकट ही बता दूंगा। ठीक है, प्लस डिमांड डिपॉजिट। अब आप ये मत सर पूछिएगा कि सर डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, पिछले लेक्चर मैंने बताया था, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो जो पैसा होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम या टर्म डिपॉजिट क्या होता है बताइए। M2 में क्या आता है, M1 में जोड़ दीजिए
पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स को। M3 क्या होता है, M1 में ही जोड़ दीजिए टाइम या टर्म डिपॉजिट को, FD RD है ना, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट ये आता है। M4 में बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। M0 की बात करेंगे तो इसको हम बेस मनी या मॉनेटरी बेस के नाम से जानते हैं, मॉनेटरी बेस, बेस मनी या फिर रिजर्व मनी। रिजर्व से आप कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को रिकॉल कर सकते हैं। कैश रिजर्व रेशियो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जल्दी से बताइए। M1 होता है नैरो मनी, ठीक है। M3 होता है आपका ब्रॉड मनी, और जो M3 है ये इट रिप्रेजेंट्स द मॉनेटरी एग्रीगेट्स को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सबसे ब्रॉड फॉर्म ऑफ मनी होता है। टाइम डिपॉजिट क्योंकि होता है, और जो ज़्यादातर पैसा पड़ा हुआ है भारत में वो बैंकों के टाइम डिपॉजिट में ही पड़ा हुआ है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो अगर हम M1, M2, M3, M4 में कंपेयर करेंगे तो M1 है बिल्कुल मोस्ट लिक्विड, लेकिन M1 से भी ज़्यादा M2 है, M0 है। तो इस वजह से ओनली 1 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर B, ठीक है, कि उससे ज़्यादा M0 यहाँ पर लिक्विड है। लिक्विड का मतलब ये होता है इकोनॉमिक्स में कि किसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में, आप जैसे कि मैंने आपको कैश दिया, ठीक है, मैंने आपको एक गोल्ड चेन दी, मैंने आपको चेक दी, तो सबसे ज़्यादा कौन लिक्विड होगा और सबसे कम कौन लिक्विड होगा? तो कैश तो है ही है, कैश, उससे ज़्यादा लिक्विड तो दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती इकनॉमी में। गोल्ड और चेक में तुम अगर मान लो किसी के पास जाओ और बोलो कि भैया भैया पैसा दे दो, और एक तो तुम उसको ऑप्शन दे रहे हो गोल्ड का और एक दे रहे हो चेक का, ठीक है, कोई भी गोल्ड को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये वेरीफाई करने के बाद कि हाँ वो प्योर है। क्यों? क्योंकि चेक में पता नहीं तुम्हारे चेक में पैसा है कि नहीं है, लगाने जाना पड़ेगा चेक को, फिर वो बैंक उसको वो उससे पैसा निकालेगा, रिलीज़ करेगा, तब जाके पैसा आएगा, और अगर तुम्हारे अकाउंट में ना हुआ तो वो भी दिक्कत है। तो गोल्ड इज़ मोर एक्सेप्टेबल, वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो ज़्यादा लिक्विड होगा। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में कौन ज़्यादा लिक्विड होगा ज़रा बताइए? DD और TD में। तो DD विल बी मोर लिक्विड। क्यों? क्योंकि वो तुरंत जाके आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो। TD मतलब FD तोड़वानी पड़ेगी आपको, ठीक है, उसमें पेनल्टी भी लगती है, तो उतनी जल्दी कैश में कन्वर्टेबल नहीं है। इफ़ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टेडिली द सेंट्रल बैंक माइट डू व्हाट? अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? व्हाट कैन इट डू? 2.0 बैच से पढ़े हैं सीजल के लिए और सोच रहे हैं कि बिहार SSC सीजल और पीछे की रेडी हो जाए तो ये इनफ है, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इनफ है वो। इफ़ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज़ राइजिंग स्टेडली, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? राइज इन प्राइसेस, जनरल राइज इन दी लेवल ऑफ प्राइसेस, चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। चीज़ों के दाम में कैसे बढ़ोतरी हो रही है कि आज से 10 साल बाद जो चीज़ आप सोचो, जो चॉकलेट 5 की मिलती थी आज वो 10 की मिलती है, क्या है? इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन अगर हमें काउंटर करना है, वैसे इन्फ्लेशन तो 2 तरह का होता है, इन्फ्लेशन आपका 2 तरह का होता है, एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल होता है ये आपका डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। कॉस्ट पुश होता है, इसको सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं, बिकॉज चीज़ों के सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है जिससे वो चीज़ बन रही है वो महंगा हो गया है। फॉर एग्जांपल जैसे चॉकलेट में मान लो कोकोआ पड़ता है, वेफर होता है, उन सब के प्राइस बढ़ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट है मान लें, तो हो सकता है कि जो उसको चीज़ें, जैसे अब पाकिस्तान है, ठीक है, अब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और भयंकर आएगा अगर इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी रोकी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी को क्या किया? हटा दिया, मतलब उसका इंडिया ने डिसबैंडन कर दिया। तो ट्रीटी तो डिसबैंडन कर दिया, अब पानी रोकना पड़ेगा ना उसके लिए, तो
जैसे अगर पानी रोका इंडिया ने तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा तो खेती महंगी हो जाएगी, खेती महंगी हो जाएगी, चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगे, रोटी दाल चावल इनके दाम बढ़ने लगेंगे उनके, ठीक है। और दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं आ रहा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो रहा है, बिस्किट महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर लोगों की सैलरी बढ़ रही है, वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड पुल, चीज़ों के रॉ मटेरियल जो जिससे बनता है वो महंगा हो रहा है, तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। तो हमें इसे क्या करना है, सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, क्योंकि वो बढ़ रहा है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, देखिए होता क्या है, दो तरह के होते हैं आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आउटराइट परचेज, सीधा खरीद सीधा बेच, और दूसरा होता है आपका रेपो, रीपरचेज ऑब्लिगेशन। आउटराइट परचेज में होता है सेल एंड बाई ऑफ G-Secs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल और बाइंग होता है। रेपो होता है रीपरचेज ऑब्लिगेशन, जिसमें कि बैंक जो होती हैं, बैंक्स वो RBI के पास आती हैं और बोलती हैं कि G-Sec रख लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो, पैसा दे दो, जब हम पैसा तुम्हें देने आएंगे तो ये G-Sec वापस कर देना। यानी कि रीपरचेज, दोबारा परचेज करने आएंगे, उसका ऑब्लिगेशन है बैंक पे। क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक। तो अब ध्यान ये चीज़ का रखिएगा, बैंक रेट रेपो रेट ये सब क्या होते हैं वो भी आपको समझा ही देते हैं। बैंक रेट वो रेट होता है जिससे कि बैंक RBI से लोन लेती हैं, सीधा लोन लेती हैं एक सर्टेन परसेंटेज पे, बैंक रेट पे, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, कोई कोलेट्रल गिरवी कुछ नहीं रखवाता है RBI इसमें। कोलेट्रल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलेट्रल रखी हुई है, तो इसीलिए रेपो कम होता है, रेपो का जो रेट होता है वो कम होता है। भले रेपो जो होता है ये आपका ओवरनाइट काइंड ऑफ लोन होता है, यानी कि कम टाइम के लिए लिया जाता है। तो कम टाइम के लिए लिया जाता है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम होता है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गिरवी रखवा रखा है RBI ने, नहीं देगा तो भी उसको पैसा वसूली हो जाएगी उससे। क्लियर है इतनी चीज़। ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने तरह के, दो तरह के। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, RRR, ये होता है आपका रैपिड रिवीजन राउंड नहीं, ये होता है जब RBI बोलती है बैंक से कि तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो और हमें पैसा दे दो। RBI ऐसा क्यों करती है, क्यों करती है RBI, तो बैंक को पैसा देती है, RBI को बैंक से पैसे लेने की नौबत क्यों आ गई, तो एक्चुअल में नौबत इसलिए आई है क्योंकि बैंक जो है वो लोगों को पैसा दे रहा है, ये लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, लोन पे पैसा दे रहा है। तो पैसा लोगों को दे रहा है बैंक, इससे इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा जा रहा है तो डिमांड पर इन्फ्लेशन होगा। तो अब अगर सेंट्रल बैंक को RBI को कट करना है, उसको ये बोलना है बैंक को बोल रहा है भाई बैंक तुम पैसा मत दो यार, थोड़ा रेट बढ़ाओ। बैंक बोला नहीं नहीं हम तो देंगे, क्योंकि वो हमारी बगल वाली बैंक तो दे रही है कम, लोग हमारे पास तो आ ही नहीं रहे। तो RBI बोलता है ठीक है, हम जितना तुम उनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तुमको देंगे, तो लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लो और पैसा हमको दो, हम तुम्हें ज़्यादा देंगे। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट का लॉजिक। अब अगर इन्फ्लेशन है तो ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन अगर होता है, जब भी इन्फ्लेशन होता है यानी कि चीज़ों के अगर दाम बढ़ रहे हैं, तो जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो अपनाती है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट कर देती है चीज़ों को, टाइट, या फिर उसको हम बोलते हैं हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं, हॉकिश या फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी में CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब को बढ़ा दिया जाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी आपका ओवरनाइट लोन होता है। ये कभी कंफ्यूज मत कर देना कि रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो रिवर्स रेपो रेट को घटाया जाएगा ना, लॉजिक बता चुका हूँ, अपने आप से समझो उस चीज़ को कि किस तरह से क्या, मैंने आपको लॉजिक इसलिए बता दिया। और नहीं समझ में आ रहा तो रट्टा मारो जिंदाबाद, ठीक है, क्योंकि आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, बैच में डिटेल में सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों बढ़ाने पड़ेंगे। और इसका उल्टा डिफ्लेशन वाली सिचुएशन में जब होता है तो उसको हम बोलते हैं डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, जब आप चीज़ ये CRR, SLR, बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब घटा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा दैट वुड बी, अगर इन्फ्लेशन है तो आपको इंक्रीज करने होंगे रेपो रेट को, रीपरचेज ऑब्लिगेशन। और बताओ सेल और बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या करना होगा, ये जो ये
आउटराइट परचेज में हमने देखा सेल और बाइंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, इसी को ही हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, तो स्टेरिलाइजेशन कुछ और नहीं बल्कि सेल एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। तो जब अगर इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई क्या करेगी, सेल या बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो करेगी सेल ऑफ जीसेक, और इसका उल्टा डिफ्लेशन में हो जाएगा। लोगों को बोलेगी लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और पैसा हमें दो, तो लोगों के हाथों से उसने पैसा खींच लिया। इन्फ्लेशन में पैसा खींचना होता है। हमें कैसी मॉनेटरी पॉलिसी लानी होती है, हमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लानी होती है, जिसको सिकोड़ देना है हमें, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और डिफ्लेशन में डॉविश या फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लानी होती है अगर हमें डिमांड जनरेट करनी है इकोनॉमी में तो। ठीक, हाँ 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 हाँ। 11वां क्वेश्चन कहाँ भाग गया यार, एक सेकंड रुको यार, 11वां क्वेश्चन कहाँ भाग गया। ग्यारहवां क्वेश्चन तो मिसिंग है, एक सेकंड रुको जरा यार, थोड़ा सा 11वां क्वेश्चन लगाने दो, क्योंकि क्वेश्चन तो होना चाहिए ना यार यहाँ पे, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रुक जाओ, दिख तो नहीं रहा ना तुम लोगों को कुछ, क्यों किसी को कुछ दिख तो नहीं रहा है? दिख रहा हो तो बता दो भैया, ये खुल क्यों नहीं रहा यार? एक सेकंड रुको 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 रुको। चलो भाई, क्वेश्चन मैंने रख लिया है, किसी को कुछ दिख तो नहीं रहा होगा, ऐसी मुझे भरसक उम्मीद है। चलो भाई, चलो 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 चलो, क्वेश्चन आ चुका है और ये तुम्हें दिखाने का टाइम आ चुका है अभी। चलो भाई, करो क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दी रेस्पिरेशन। सब कुछ दिख रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर वेरी चालाक ब्रो। अच्छा क्या खोल रहे हो सर? चलो भाई, तो ये क्वेश्चन करो, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन, ribs move upward, up and outwards, and diaphragm moves down. रेस्पिरेशन होता क्या है? तो पिछले लेक्चर में डाइजेशन पढ़ा था कि खाना खाते हैं, खाना फिर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, पढ़ा था। अब खाना इसलिए खाते ताकि एनर्जी मिले, लेकिन तुम बोलोगे कि सर हम तो खाते हैं तो एनर्जी कहीं तो नहीं मिलती, लेकिन आलस ज़रूर आ जाता है। तो थोड़ा कम खाया करो, जब पहले खाओगे दबा के तो एनर्जी नहीं, आलस ही आएगा। जितना नीड हो उतना खाया करो। तो वो एनर्जी जो है कैसे मिलती है? खाने से मिलती है। लेकिन वो कैसे मिलती है? जब हम सांस लेते हैं। सांस है जी, बिल्कुल देखो, सांस लिया मैंने, अब ये हुआ क्या तुम्हें समझाते हैं, आओ इधर जल्दी से। सांस रोक के रखना, नेज़ल कैविटी में हम भी रोके हुए, नेज़ल कैविटी में गई सांस, ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फेरिंग्स में खाना भी गया था, फिर मैंने आपको बताया था खाना ईसोफेगस में चला जाता है, फूड पाइप में, और हवा जो चली जाती है वो लैरिंग्स में चली जाती है, तो इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसके बाद ये ट्रैकिया जो विंड पाइप है यहाँ पर आ जाती है। अब जैसे मैंने सांस ली, अगर एकदम मुलायम होगा तो चपक जाएगा, वैसे चपक जाएगा और सांस वहीं रुक जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे होगे रिंग्स कुछ हैं, ऐसे रिंग्स टाइप नहीं दिख रही हैं, इनको बोलते हैं कवर्ड बाई, इट इज़ कवर्ड बाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेज क्या होता है? जो बोन की तरह हार्ड नहीं होता है और
स्किन की तरह सॉफ्ट नहीं होता है, मसल की तरह बीच का होता है, जैसे कि हमारे ईयर में होता है, आप देखो टच करो बहुत हार्ड, नोज़ के टिप पे होता है कार्टिलेज, तो ये होता है एक तरह का टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये इसका काम ये है कि भाई जो हमारा विंड पाइप है ये कोलैप्स ना कर जाए, क्या ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए, ये नोट करेंगे नोट मेकर कि ये कोलैप्स ना कर जाए। और आपको आज का नोट का, आज के जो क्लास नोट है और कल के जो क्लास नोट हैं वो थोड़ा देरी से मिले, देरी इन दी सेंस हो सकता है आपको संडे को मिले। उसका कारण ये है कि अभी थोड़ा सा जो टीम है वो थोड़ा फैट मैन और लिटिल बॉय इनमें थोड़ा ज़्यादा लगी हुई है, तो इसलिए बस इसीलिए मैंने कल भी थोड़ा सा क्लास को ऑफ किया था, तो दैट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए और आपको फैट मैन और लिटिल बॉय जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो बस थोड़ा उसके लिए बस कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा आज और कल वाले लेक्चर में, ऑलराइट। तो ट्रैकिया समझ गए आप। इसके बाद ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, एक ये और एक इधर को, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। देन ये फर्दर ब्रोंक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है, सर्टन ये ब्रोंक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं और इनमें लगे हुए हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जब आपको निमोनिया हो जाता है ना तो ये एल्वेलाई ही सीधा इफेक्ट होते हैं आपके, यहाँ पर ऐसा फ्लूइड टाइप भर जाता है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। और यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। किन गैसेस का? तो जब मैंने इनहेल किया, ऐसे इनहेल किया, तो मैंने क्या ब्रीथ किया, मैंने नाइट्रोजन डाली अंदर, मैंने ऑक्सीजन डाली अंदर, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड डाली अंदर, सब डाला मैंने अंदर जल्दी जल्दी। नाइट्रोजन 78% डाल दिया, ऑक्सीजन 21% डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% डाल दिया, जितना एटमॉस्फेयर में है उतना ही तो डालूंगा। एक्सेल की जब बात करेंगे हमने 7 बार की, तो कितना गया, नाइट्रोजन भी 78% गया, ऑक्सीजन ध्यान रखना 16% गया, और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% गया। यानी कि जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा तो ऑक्सीजन निकल जाती है, क्या समझे। अब यहां से क्या होगा, ये एल्वेलाई में लगी हुई है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, छोटी छोटी बहुत पतली 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 कैपिलरीज लगी हुई है, वो बना देती हैं आर्टरी या फिर वेन। आर्टरी वेन के बारे में कल हम पढ़ेंगे, या आर्टरी या वेन। अब वो आर्टरी क्या करती हैं, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं हर एक सेल के पास, हर एक कोशिका के पास, और उसको दे देती हैं ऑक्सीजन जो हमने अभी ब्रीथ की। और वो ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर जाती है और वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा आइए आइए, आप ही का तो इंतज़ार था, लगाया जाए इनको काम पे। फिर उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, वो क्या करेगी, उसको ब्रेक करेगी, एटीपी का फॉर्मेशन करेगी, तभी तो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल। तो अभी समझे कि किस तरह से एनर्जी बनती है, तो क्यों सांस लेना जरूरी होता है। ऐसे थोड़ी ना तुमको सांस लेने के लिए डीप ब्रीथ बोलते रहते हैं, सो दैट कि तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कर पाए, जो शांत ऐसे बैठा हुआ है वो बेचारा आस में कि कोई आएगा हैं, मुझे एक्टिवेट करेगा, मैं काम करूँगा हैं, लेकिन ना, तुम्हें तो सांस ही नहीं लेनी है। खैर, अब मैं कुछ ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहूँगा आगे, और कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन तुम किसी और ही उसमें चले जाओगे, तो इसलिए मैं क्या ही बोलूँ अभी। तो रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग। बिल्कुल, आप जितना बढ़िया सांस लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लंग कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी। और कोविड के टाइम पे इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिन लोगों की लंग कैपेसिटी अच्छी थी तो दे मतलब सर्वाइव्ड इट। एंड ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव अप, ठीक है, जल्दी बोलिए, सांस छोड़ दो। अभी हाँ, अभी छोड़ सकते हो सांस, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव अप एंड डाउनवर्ड्स एंड डायफ्रैग्म मूव्स डाउन। अब ये रिप्स और डायफ्रैग्म होता क्या है, तो लंग्स जो होते हैं हमारी, लंग्स ये एक मेम्ब्रेन होती है, लिखा होगा यहाँ देखो, प्लूरल मेम्ब्रेन, इससे कवर है, जो ब्लू कलर की यहाँ पर शो की गई है। लेकिन अब सोचो तुम्हारे कोई घूंसा आए, घूंसा मार दे इसे। आजकल तो किसी का भरोसा नहीं। मैं देख रहा था अभी नोएडा में कहीं पे बाइकर्स को एक पकड़ के और मार पेलम पलाई मचा दी उसकी, है। तो ये कोई बात होती है? वो भैया भैया करता रहेगा, और उसको वो कुछ गुंडे टाइप थे लड़के, मतलब वो होते हैं ना जो जिम जाते रहते हैं, बस उनका काम क्या है, जिम जाना है, गाना सुनना है, वहाँ पे आके प्रोटीन वोटीन करना है और सो जाना है। बस उनका यही काम है कि वो जिम जा रहे हैं। बस जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन वो उसको काम बना लेते हैं कि बड़ा वो करके आए, फिर इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करके फील लेते हैं कि एक दिन हमारे साथ भी। खैर मैं आगे क्या ही बोलूँ, आप समझ पा रहे होंगे। तो उस तरह के जो कुछ गुंडे होते हैं, मान लो आपको ही मिल गए, उन्होंने यहाँ पर पंचिंग कर दी, तो आपको तो सब ये कोलैप्स कर जाएगा, है। कार्टिलेज आर्टिलेज धरे के धरे रह जाएंगे। तो कार्टिलेज तो खैर ऊपर लगा हुआ है, तो इसलिए ये रिब केज लगा हुआ है। क्या है, रिब्स लगे हुए हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये पूरा रिब ऊपर उठ जाता है। सांस लो तुम, रिब पूरा उठ गया, लेकिन जो डायफ्रैग्म है वो नीचे चला जाएगा। डायफ्रैग्म ऐसे करके यहाँ लगा होता है। डायफ्रैग्म क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि जब आपने सांस ली तो रिब्स ऊपर उठा, लंग फूल गए। फूल क्यों गए? उसमें गैस भर गई, और फूल गए तो उसको जगह देने के लिए लंग बोलेगा ए चल खिसक,
खिसक उधर, चल खिसक। तो ये जो है डायफ्राम को नीचे खिसका देंगे लंग्स। तो जब हम इनहेल करते हैं तो रिब ऊपर जाता है, डायफ्राम नीचे जाता है, और लंग्स जो हैं वो फूल जाते हैं, बल्ज हो जाते हैं, और इसका उल्टा एक्सेल में होगा। ठीक है, तो पहला वाला सही है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। तो यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2। ठीक है, 12th पे आते हैं। 12th पे आते हैं द न्यूट्रल, ये चीज़ समझ गया। बाकी अभी उस पर मैं जा नहीं रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक, उस पर अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही आपको देखना है। और अच्छा ये बताइए कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं? अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। चाय वाला क्या? सेल्फिर मेरे भी, हाँ हाँ बहुत जगह है, खिसक रहा। जिम वाले ऑफेंड हो जाएंगे। अरे हो जाने दो क्या कर लेंगे जिम वाले, ऐसी तैसी जिम वालों की, समझे? क्या कर लोगे, कर क्या लोगे तुम? अब बड़े आए ऑफेंड होने। द न्यूट्रल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हॉरिजॉन्टली पोजीशन्ड बार मैग्नेट इज, एक क्षैतिज रूप से स्थित छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु है। तो कौन सा उदासीन बिंदु है? यानी कि जब न्यूट्रल पॉइंट आता है मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टली पोजीशन बार, तो वो क्या होता है? तो पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस डायरेक्शन, पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकेस्ट, पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, या फिर पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो सही आंसर है जहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, वहाँ पर ये जो है न्यूट्रल पॉइंट ऑफ इन द मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हॉरिजॉन्टली पोजीशन हो जाता है, बिकॉज जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसको बैलेंस कर देता है। बाकी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये किसने डिस्कवर किया था? जल्दी बताओ। अगला है इन विच प्रोसेस इज अ सॉलिड सब्सटेंस वॉलेटिलाइज्ड बाय हीटिंग एंड द वेपर इज कंडेंस्ड बैक टू द सॉलिड एट अ कोल्ड सरफेस। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपका। जो टॉपिक है, मक्खी परेशान कर रही थी देर से, ठीक है, तो बड़ा आसान सा टॉपिक है आपका, एंड दैट इज सेपरेशन। जल्दी से बताओ। सबका सही है। हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक है, हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने 1827 में इसको डिस्कवर किया था। अब डिफरेंट तरह की आपकी सेपरेशन टेक्निक होती है। हांस इसलिए रहे हैं क्योंकि हम भी कभी कभी जिम जाते हैं, इसलिए हंसे थे। ठीक है, तो सॉलिड सब्सटेंस की अगर बात करेंगे तो सॉलिड से डायरेक्ट किस में, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर सी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ सब्लाइम कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एंथ्रासीन हो गया, ठीक, और दूसरा हो गया आपका एंथ्रासीन के अलावा जैसे नैप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, जिस भी कंपाउंड में, जिस भी मिक्सचर में आपको ये देखने को मिलेंगे, तो हम अगर उसको हीट कर देंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा बच जाएगा। तो सब्लिमेशन का वहाँ पर यूज़ करते हैं जब वन ऑफ दी जो मिक्सचर में कंपोनेंट होता है वो सब्लाइम कंपाउंड होता है वो, तब। ठीक है, डिस्टिलेशन का यूज़ कब करते हैं? डिस्टिलेशन का यूज़ तब करते हैं जब वो इस तरह का मिक्सचर हो, ठीक है, इस तरह का मिक्सचर हो जो कि मिसिबल नेचर का हो। मिसिबल का मेरा मतलब क्या है, काफ़ी सारे इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल जैसे कि इमिसिबल में आता है वाटर एंड ऑयल, क्या आपस में मिक्स होते हैं? नहीं होते हैं ये। तो उस केस में तो बड़ा आसान होता है कि आप सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर लो और उससे आपका सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेटिंग फनल से। लेकिन अगर वो मिसिबल हैं आपस में तो उस केस में डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं और फिर ये करते हैं कि हीट कर देते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उस वेपर्स बन जाते हैं उसके, और वेपर्स को हम अलग से कंडेंस करवा लेते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, जहाँ पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है या फिर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये डिस्टिलेशन एग्जाम्पल के तौर पे हम एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इसी का यूज़ करते हैं। पानी और तेल तो आपस में नहीं मिलते, लेकिन एसीटोन और पानी आपस में मिल जाते हैं। अब एक आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसका कहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज़ किया जाता है, आणविक आसवन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहाँ पर मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, इट इज़ लेस दैन 25 केल्विन।
अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है तो डिस्टिलेशन काम कर जाएगा, लेकिन अगर 25 केल्विन से कम है तो काम नहीं करेगा, तब आपको आणविक आसवन का यूज़ करना पड़ेगा। और इसको यूज़ करते हैं टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर। जो एयर के कॉम्पोनेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। बाकी जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्रोमैटोग्राफी, तो जैसे पहली बात तो ये आती है कि अगर हमें इंक को अलग करना है फ्रॉम डाई, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ यार, डाई को अलग करना है इंक से, उल्टा बोल दिया मैंने, डाई को अलग करना है, इफ़ वी हैव टू सेपरेट द डाई फ्रॉम इंक, तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, उस केस में हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। कि जैसे एक्चुअल में जो इंक होती है, इंक इज़ मेड ऑफ टू थिंग्स, डाई जो कि कलर्ड कंपोनेंट होता है उसका, और वाटर। तो इवेपोरेशन करोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और बच जाएगी आपकी जो कलर्ड कंपोनेंट है, कलर्ड कंपोनेंट इन डाई। अब डाई के जो डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उसको अलग करना है, डिफरेंट कलर्स को अलग करना है, तो कलर का मतलब क्या होता है, क्रोमा, तो क्रोमैटोग्राफी का यूज़ करेंगे। क्लियर इतनी चीज़। क्रोमैटोग्राफी का यूज़ और कहाँ पर होता है, इसका यूज़ होता है टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ऑलराइट। और अगर हमें जैसे कि फ्लावर में होता है, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उसके अगर कलर्स को हमें अलग करना है तो क्रोमैटो, जहाँ पर भी कलर की बात आएगी तो क्रोमैटोग्राफी हो जाएगा। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड के लिए भी हम क्रोमैटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इवेपोरेशन अच्छा बता दें या ना बताएं, चलो अभी नहीं बताते, नहीं तुम बोलोगे सर टाइम, बता दें, रुको बता ही देते हैं यार, क्या ही करोगे इतना टाइम लेके, पढ़ ही लो। इवेपोरेशन का रेट कब ज़्यादा होगा बताओ, इसका रेट कब हाई होगा, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूँ तब होगा, या सरफेस एरिया बढ़ा दूँ तब होगा, या फिर मैं आपका विंड स्पीड बढ़ा दूँ तब होगा, या फिर मैं ह्यूमिडिटी बढ़ा दूँ तब होगा। कब होगा, अब होगा। क्या होगा, इवेपोरेशन तेज होगा। टेम्परेचर, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और विंड की स्पीड बढ़ाओगे तो वाष्पन जल्दी से होगा, इवेपोरेशन जल्दी से होगा। गर्मियों में जल्दी कपड़े सूखते हैं, हवा चलती है तो जल्दी कपड़े सूखते हैं। जब हम क्षेत्र बढ़ा देते हैं, पानी मान लो मग्घे में रखो पानी, उतना ही तुम परात में रख दो तो परात वाला जल्दी से सूख जाएगा। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एयर, दैट इज ह्यूमिडिटी विच इज़ मेजर्ड थ्रू हाइग्रोमीटर। ये भी अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कितनी औकात है, कितनी कैपेसिटी है उस एयर की वाटर होल्ड करने की। रिलेटिव ये होता है कि कितनी औकात है और है कितना, औकात इसकी इतनी है लेकिन अभी है इतना, दैट इज़ रिलेटिव, ठीक है। और ह्यूमिडिटी की अगर बात करेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। जब आप देखो कि ह्यूमिड होता है, चिपचिपाहट होती है, तो कपड़े उतनी जल्दी सूखते नहीं हैं, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून वॉज स्टैब्लिश्ड एज इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन विच ईयर वॉज इट एस्टैब्लिश्ड। तो कब स्टैब्लिश हुआ था ये आपसे पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, आंसर इसका ये होगा कि जिस साल क्या हुआ था, जिस साल बनी थी मुस्लिम लीग। अब इस मक्खी को मार दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, इतनी देर दिमाग ख़राब कर रही है। अभी अगर मच्छर होता ना तो अभी तक तो मैं छोड़ता नहीं, मक्खी इसलिए जाने दिया, ठीक है। 1906, 1906 तो क्या हुआ था, मुस्लिम लीग बनी थी इसी साल, आपको पता होना चाहिए, है ना। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। नवाब, इन्हें पढ़ाया नहीं तो अभी तुम्हारे ये भी बताते, लखनऊ सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 को, बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 को, पता है तो ठीक है। मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका के और आगा खान ने बनाया था, ठीक है। और 1907 मतलब यहीं से जन्म हुआ था एक तरह से आप बोल सकते हैं पाकिस्तान का। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में टूटे थे, और 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, ठीक है। अच्छा बताओ, जो मक्खी है ये कौन से फाइलम से बिलोंग करेगी, पढ़ाया नहीं ना अभी तुम्हें, कल क्वेश्चन लो तुम, एनिमल प्लांट और एनिमल किंगडम कल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ देयर एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज़। बताइए, अल्लाह राखा, तोताराम शर्मा, टी.एच. विनायकरम, जल्दी बताइए। सब पता है मतलब क्या है राजा, तुम्हें क्या पता है, तुम इसे क्या समझ रहे हो। यस श्यासीदास 1905 ऑस्ट्रेलियन ओपन रिकॉल कर सकते हैं आप। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, अच्छा, उस्ताद अल्लाह राखा तबला सही है, तोताराम शर्मा पखवाज होगा, और टी.एच. विनायकरम घटम होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टी.एच. विनायकरम को विक्कू विनायकरम बोलते हैं, ठीक है।
विक्कू विनायकरम। घटम क्या होता है? ऐसे घड़े टाइप का होता है। घड़ा तो तुम लोग देख ही रहोगे, घड़ा लेके आए हो कि नहीं तुम लोग? भाई मैं तो ले आया, मेरे कमरे में मैंने बाहर रख रखा है, फ़ोटो भेजूंगा तुम्हें अपने घड़े की। पानी भर के रखूँगा, अभी उसमें रखा तो नहीं क्योंकि अभी तो थर्मस वाले से ही काम चल जाता है। ठीक है, फ्रिज का मैं नहीं पीता हूँ, पता नहीं अजीब सा लगता है फ्रिज का। अब ये वो भी है ना अजीब का, मतलब ये भी अगर पीना स्टार्ट कर दूंगा तो आदत पड़ जाएगी। लेकिन खैर, तो तबला देख चुके हैं उस्ताद अल्लाह राखा, उनके बेटे जाकिर हुसैन जो है जिनकी डेथ हुई थी 2023 में, जिनको पद्म विभूषण मिला था। ग्रैमी मिल चुके हैं, 3 ग्रैमी मिले थे 2024 में, टोटल 4 मिले उनको। एंड अगर बात करेंगे तो पंजाब घराने से अल्लाह राखा भी और जाकिर हुसैन भी। देन निखिल घोष, विक्रम घोष, स्वपन चौधरी, अनोखे लाल मिश्रा, सब किससे हैं? तबला से हैं। पखवाज की बात करेंगे तो ये इस तरह का दिखता है ये कुछ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पखवाज किस तरह का दिखता है, दिख रहा है आपको? तो पखवाज जो है ये थोड़ा सा ढोलक टाइप होता है ये। और पखवाज में और एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो कुणाल पाटिल, और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 2000 में उनको पद्म विभूषण मिला था। तुम बताओ, वो ओडिसी के एक्सपोनेंट है, बताओ जल्दी से उनका नाम। और घटम को तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, TH विनायकरम है और एक EM सुब्रमण्यम है, EM सुब्रमण्यम। क्लियर है? ऐसे ही जरा रुद्र वीणा के बताओगे क्या? रुद्र वीणा के बता दो, बताओ भाई जल्दी बताओ रुद्र वीणा क्या। तो ये हैं आपके केलू चरण मोहापात्रा। ठीक है, 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था। मोहापात्रा और मोहंती नाम में दिखे तो सीधा ओडिसी। माधवी मुडगल, शगुन भूटानी, ये सब भी आपके किससे हैं? ओडिसी से हैं, है ना। चलो, रुद्र वीणा की अगर बात करेंगे तो अली अली आपको देखने को मिलेगा। सादिक अली खान, असद अली खान, ठीक है, जिया मोइनुद्दीन डागर, ठीक है, ये सब आपके रुद्र वीणा से एसोसिएटेड हैं। रुद्र वीणा में दो ऐसे वो गोल गोल करके होते हैं आपके। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ द ऑथर डिस्क्राइब्ड द हॉरर्स ऑफ द हॉलोकॉस्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो है नेल्सन मंडेला की, नेल्सन मंडेला की। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर है बराक ओबामा की। मिशेल ओबामा की कौन सी है, किसी को पता है? मिशेल ओबामा की B से स्टार्ट है उसका नाम। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ये माया एंजेलो की है। और द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, ये किसने लिखी थी? N.F. फ्रैंक। एक छोटी सी लड़की थी जिसने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आपका 1939 से 45 के बीच में हुआ था, तो उसमें आपको पता है हिटलर ने वो सब हॉलोकॉस्ट किया था। ठीक है, तो उसकी ये एक विक्टिम थी, सर्वाइव नहीं कर पाई थी लड़की, डेथ हो गई थी। लेकिन बाद में इसकी डायरी इसके फादर को मिली थी जिन्होंने सर्वाइव कर लिया था, और उन्होंने फिर इसको पब्लिश किया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी बिकमिंग है मिशेल ओबामा की। मिशेल ओबामा। हु गिव्स द भारत मणि सम्मान? तो भारत मणि सम्मान कौन देता है? नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संगीत नाटक अकेडमी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट देती है? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, नालंदा डांस रिसर्च सेंटर। नालंदा से आप रिकॉल करिए कि इसको स्टैब्लिश किसने किया था? नालंदा को, और ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी को, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने स्टैब्लिश किया था? अगर आपसे पूछेगा तो क्या आंसर होगा? नालंदा को कुमारगुप्त। कुमारगुप्त क्या चीज़ सर इसमें? करंट अफेयर अभी 2 ही हैं, और बाकी रही बात क्वेश्चंस की इंक्रीज़ करने की, तो वो मैं इंक्रीज़ करूँगा, उसका आप टेंशन मत लो। ठीक है, जब इंक्रीज़ करना होगा तो। स्टैब्लिश किसने किया? कुमारगुप्त ने, बिहार में आपका पड़ती है। ओदांतपुरी गोपाल, पाल डायनेस्टी के रूलर। ठीक है, विक्रमशिला धर्मपाल। और पाल से रिकॉल कर सकते हो कि पाल यहाँ रूल कर रहे थे। पाल के बाद सेना डायनेस्टी आई थी। पाल गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के अगेंस्ट क्या लड़ रहे थे? ट्राईपार्टाइट या फिर कन्नौज या फिर कन्नेक बुद्ध स्ट्रगल? कन्नौज के लिए हो रहा था। ठीक है, 8th-9th सेंचुरी AD के टाइम पे। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेल दैट इज अमीबॉइड इन शेप। उसका सेल का पहचान करें जो अमीबॉइड शेप का होता है आपका। नर्व सेल, कॉलमनार एपिथेलियल सेल, रेड ब्लड सेल, या फिर वाइट ब्लड सेल? तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ब्लड की। खूना खच्चर मचा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है,
तो ब्लड जो होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फ्लूइड कंपोनेंट होता है और एक सॉलिड कंपोनेंट होता है। फ्लूइड कंपोनेंट लगभग 55% होता है, सॉलिड कंपोनेंट लगभग 45% होता है। ये जो 55% होता है ये होता है आपका येलो कलर का फ्लूइड जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये येलोइश फ्लूइड होता है प्लाज्मा। इसमें 92% वाटर होता है और बाकी का जो 8% है वो प्रोटीन, हार्मोन ये सब आ जाते हैं बाकी के 8% में, ठीक है। प्रोटीन, हार्मोन्स ये सब आ जाते हैं। देन अगर बात करेंगे जो बाकी सॉलिड पार्ट है 45%, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBCs, WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स और आपकी प्लेटलेट्स। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना RBC होती है, ठीक है, देन प्लेटलेट होती है, देन आपकी WBC होती है अगर नंबर की बात करेंगे तो। इसको हम जानते हैं इराइथ्रोसाइट्स के नाम से, जानते हैं। इसको ल्यूकोसाइट, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। RBC का काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। WBC का होता है कि कोई फॉरेन अगर इस तरह से आ गया पार्टिकल तो उसको ख़त्म नहीं, फॉरेन पैथोजन आ गया तो उसको मारना, यानी बॉडी में डिफेंस का काम करता है। और प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में। कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जल्दी से बताइए। तो ये चीज़ हो गई। RBC की अगर बात करेंगे तो इसका वो कितना होता है, वो मतलब वही, अरे मतलब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड लगभग 120 दिन होता है। इसकी अगर बात करेंगे तो 10 से 20 दिन, और प्लेटलेट का 7 से 10 दिन, ठीक है। फंक्शन मैंने बता ही दिया है। RBC का जो ग्रेव होता है वो स्प्लीन बोला जाता है। ग्रेव मतलब जहाँ पर ये RBC जाके ख़त्म होती है तो उसको स्प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, दैट इज़, ठीक है। एंड और क्या, और ये है कि कुछ पूछा था हमने आपसे, एंड दैट इज़, क्या पूछा था, हाँ, कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में? विटामिन K हेल्प करता है। विटामिन K को क्या बोलते हैं? विटामिन K का केमिकल नेम क्या है? तो आइडेंटिफाई दी सेल दैट इज अमीबॉइड इन शेप। तो नर्व सेल, तो जो नर्व जो होती है ना, नर्व सेल, न्यूरॉन, वो इलोंगेटेड शेप की होती है, ये इलोंगेटेड होती है। क्लियर है? आंसर होगा वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का शेप क्या होता है? इसका शेप होता है बाइकॉनकेव डिस्क, बाइकॉनकेव डिस्क शेप होता है इसका। याद रहेगा, अमीबॉइड का इर्रेगुलर शेप होता है, अमीबा जैसे नहीं होता है इर्रेगुलर शेप, अमीबा ऐसे होता है, अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ता है। अच्छा, अमीबा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कोई बताएगा? अमीबा में वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो ह्यूमंस में होता है, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, जब वो खाना अंदर लेते हो, अंदर ही पचाते हो और फिर उसको वेस्ट को बाहर निकाल देते हो, ठीक है। क्लियर? मक्खी चली गई अभी तो। बोल रहे हैं इसको बोलते हैं फिलोक्यूनॉन। अब मैं थोड़ा सा फ्लेक्स करूँगा यहाँ पर। तुम्हें तो पता ही है मुझे विटामिन D की डेफिशिएंसी है। तो होता ही है कि विटामिन जो D3 होता है, कॉलीकैल्सिफेरॉल इसको बोलते हैं, ऐसे नहीं बस कैल्सिफेरॉल बोल दिया, कॉलीकैल्सिफेरॉल। D3, D के भी काफ़ी कंपोनेंट होते हैं, D3 को कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन K नहीं, विटामिन K2 की ज़रूरत होती है, समझ रहे हो? और K2 को समझ रहे हो, जो हम बताने जा रहे हैं ध्यान सुनना, K2 को फिलोक्यूनॉन नहीं बोलते हैं, मिलोक्यूनॉन बोलते हैं, समझे? अभी ने मंगाई थी K2 की, तुम्हें बता रहे होंगे अभी हम, है ना, ये बताई भी तुम्हें बात कि हम काफ़ी कंजूस हैं, आलसी हैं, लेकिन थोड़ी सी फिर मैंने अपने कंजूसी है उसको थोड़ा कम किया, क्योंकि तुम में से काफ़ी लोगों ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि सर इस तरह से एड्रेस तो भिजवाते हैं। तो फिर मुझे शर्म आई कि यार देखो स्टूडेंट्स भिजवा रहे हैं और हम नहीं खरीद रहे हैं। तो फिर हमें शर्म आई और हमने एक डिब्बी मंगाई, ठीक है। तो K2 उसमें लिखा हुआ था मिलोक्यूनॉन। फिर मुझे लगा ये जो है मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा अभी। तो K2 बेटा मिलोक्यूनॉन होता है, K1 होता है फिलोक्यूनॉन। K2 का काम ये होता है कि वो बोन्स में विटामिन D3 को पहुंचाए और आपकी बोन हेल्थ अच्छी करे, समझ रहे हो? K1 का काम होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग करे, उसको बोलते हैं फिलोक्यूनॉन। समझ में आई बात? विच कंट्री वॉन दी ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2022 से 25 वाला विमेंस ICC चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका? ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही आंसर होगा। यार पिक्चर लगाई थी, वो गई कहाँ पिक्चर? खैर, हाँ, हु वॉन इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो 2025 का ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक लाइन में निपटा देता हूँ, दैट डजंट मीन कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है और मेन वाली किसने जीती अभी? इंडिया ओपन 2025 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन, एनसी युंग,
अच्छा मेल फीमेल नहीं लिखा है, पर फीमेल बताना है आपको, ठीक है, फीमेल। एनसी यूंग, कुलनावित युधिष्ठिरान या फिर लक्ष्य सेन? तो आंसर होगा इसका विक्टर एक्सेल्सन ने मेल में जीता, और अगर फीमेल में पूछेगा तो आंसी योंग ने जीता है, ठीक है, अगर फीमेल में पूछेगा तो। और विक्टर एक्सेल्सन है कहाँ से? तो विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क से हैं, डेनमार्क से ही तो है ना, जितना मुझे याद है। आंसी योंग तो साउथ कोरिया से हैं, बाकी ये बंदा डेनमार्क से ही है जितना मुझे याद है, क्योंकि इसी ने तो लक्ष्य सेन को हराया था, है ना, इसी ने लक्ष्य सेन को हराया था ओलंपिक्स में। तो खैर आज का लेक्चर होता है हमारा ख़त्म, और 20 में आपने कितने सही किए ये आप कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। हाउ मैनी क्वेश्चंस यू करेक्टेड, टेल मी यू स्टूडेंट्स। बहुत लंबू है, लंबा तो है, लेकिन फिर भी मतलब शुरुआती पहले सेट में तो दोनों राउंड में जो था लक्ष्य सेन काफ़ी बड़ी लीड लेके रखे थे, बट आखिर में थोड़ा सा लीड को कैरी ऑन नहीं कर पाया। और इसका बोलना भी था कि लक्ष्य सेन जो है वुड बी दी सबसे मतलब प्रोमिनेंट कंटेंडर फॉर द गोल्ड इन दी अपकमिंग नेक्स्ट ओलंपिक्स। नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होंगे? क्यों सर आप कभी भंडारा नहीं कराते हो? कराते हैं यार सतीश यादव, ऐसा नहीं कि विटामिन के की गोली खरीदने में कंजूसी करे तो भंडारा नहीं कराते, ऐसे क्या बात कर रहे हो हैं? कैसी बात कर दी तुमने? मतलब अपने लिए कंजूस हैं, बाकियों के लिए कंजूस थोड़ी ना है, ऐसी बात नहीं भंडारा भंडारा। और अभी मैंने ये जब PTS लॉन्च हुई थी तो तुमसे कुछ बोला था मैंने कि इतना इतना पैसा टॉपर्स का, और ये टोटल कितना 90,000 कुछ हो रहा था, फिर मैंने बोला था 1 लाख का अमाउंट जो होगा उसको करूँगा, तो प्लान कर रहा हूँ उसका भी, ठीक है। और अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, जब हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़, है ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देख के काफ़ी प्राउड फील होगा, फिर आप भी गाना गाएंगे फीलिंग ए प्राउड पर मारियन आर्मी। करवा कभी आते हैं हवेली में, क्या करवा, हाँ हवेली में करवाते हैं, यस। जो आप पूछ रहे हैं क्या नाम है, नाम तो इतनी चला गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1915 में मदन मोहन मालवीय ने इसको फाउंड किया था। वबदरा यार क्या मतलब, वबदरा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, कुशल क्या होता है? बुलाओ सर कहीं भंडारे, हाँ बुलाएंगे, फिजिक्स FRB जेल ले लेंगे। सविता सिंह 17, अमित यादव 19, हिमानी 16, नमन 21, सही है, बढ़िया यार। सर नहाए नहीं इसलिए मक्खी आ रही, बेटा अपने जैसे समझ रखे हो गया तुम हमको, है नहाए नहीं है। चलिए भाई, थैंक यू। रीचेक 13 क्वेश्चन, 13 में क्या है? इज अ सॉलिड सब्सटेंस वोलेटिलाइज बाय हीटिंग, क्या दिक्कत है इसमें? सर PK अच्छा वो संस्कृत कॉलेज था नमन जी, वो संस्कृत कॉलेज था बनारस में। चलिए बाकी यार ये आप लोग जिन लोगों को PDF डाउनलोड करना है तो वो परमार SSC टेलीग्राम से कर सकते हैं, बाकी जिन लोगों को नोट्स लेने हैं PYQ सीरीज़ के तो वो ले सकते हैं कोर्सेज सेक्शन में जाके, ये बाई नाउ में आपको दिखेगा, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। और यहीं पे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहीं पे IRS सेशन भी होते हैं, है ना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल। रेगुलर रहिए भाई, आप देख ही रहे हैं कि कितने लोग रेगुलर हैं फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे, जो रेगुलर रहेगा लास्ट तक उसी को ही फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू।